सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर इसका जो फर्स्ट इसका लेक्चर है वो कंप्लीट कीजिए, देन आफ्टर यू कैन कम टू दिस वीडियो। ये 8 पेज से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, फर्स्ट से 7 पेजेस तक हम इसको लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन। तो सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। इंक्लूसिव जब भी वर्ड यूज़ किया जाता है मीन्स गवर्नमेंट जो है उसका एक ब्रॉड मीनिंग निकालना चाहती है। ओके, तो क्या डेफिनेशन दी है सप्लाई की? सप्लाई का डेफिनेशन है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज आर डिस्पोजल made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of a business। तो सप्लाई का डेफिनेशन एक सबसे पहले क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ओके, अब यहाँ पे एक एक टर्म का हम डेफिनेशन समझते हैं, एक एक जो वर्ड है इसका डेफिनेशन समझते हैं। सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब होता है कि आपका जो राइट है वो किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। ठीक है, ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है चीज़। बार्टर, बार्टर का मतलब होता है जो पुराने ज़माने में चलता था। ओके, जैसे कि आप गए नाई के यहाँ पर, उसने आपके हेयर कट किया, आपने उसे 1 किलो चावल दे दिया, तो ये होता है बार्टर। एक्सचेंज, अब एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज और बार्टर में क्या डिफरेंस है? एक्सचेंज में ये होता है कि आपकी कोई कार थी, पुरानी कार थी, आप गए शोरूम पर, ठीक है, उसने कार बताई 10 लाख की, आपकी पुरानी कार का उसने वैल्यूशन करा 2 लाख का, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 10 - 2, आपने उसको अपनी पुरानी कार दे दी, तो 8 लाख आप कैश में दे देंगे, तो ये होता है एक्सचेंज। लाइसेंस मतलब कोई भी लाइसेंस मिला आपको किसी काम को करने के लिए। रेंटल, लीज मतलब जो भी रेंट आप समझते ही है, रेंट। ओके, आर डिस्पोजल मेड आर एग्रीड टू मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन उसमें होना चाहिए बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे एक मेन टॉपिक, मेन जो इसका वर्डिंग है वो है इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में यूज होना चाहिए। ओके, तो वापस समझते हैं इसमें क्या है। सप्लाई का जो डेफिनेशन है, सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, लाइसेंस, लीज, रेंटल। ओके, फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज मस्ट है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं मानेंगे। और इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए फर्दरनेस में होना चाहिए। ओके, तो अब हम वापस प्रीवियस अपन ने जो एग्जांपल पढ़ा है उसके बारे में वापस पढ़ते हैं। आप गए कार के लिए, कार का आपने दिया, जो पुरानी आपकी कार दी, तो आपका वो सेल्फ है, ठीक है, आपका बिजनेस में नहीं है वो। तो आप जो उसको कार 2 लाख का देंगे, तो ऐसा नहीं कि 10 लाख पे वो भी जीएसटी लगाएगा, आप भी 2 लाख पे जीएसटी लगाओगे। आप जो उसे कार एक्सचेंज में देंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पे बोला है इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ बी, importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business। अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है तो, या बिजनेस में अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट की है, वो बिजनेस से संबंधित है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उस पर ये इसको सप्लाई मानेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ क्यों कवर किया गया है? क्योंकि कस्टम ड्यूटी, जो भी गुड्स इंपोर्ट होता है उस पर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाता है, बट सर्विसेज उसमें कहीं कवर नहीं होता है। तो सर्विसेज को जो कवर करने के लिए यहाँ पे किया है कि इंपोर्टेशन जो सर्विसेज है, जैसे कि आपने मान लीजिए आपको घर बनवाना है, आपको एक इंजीनियर आपने हायर किया आउट ऑफ इंडिया, लाइक अमेरिका में आपने एक हायर किया, उसने आपका डिज़ाइन कंप्लीट किया, तो आपने एक सर्विसेज ली। अब आपका इंडिविजुअल मकान है, खुद का घर है, रेसिडेंशियल हाउस है, बट इसे भी सप्लाई माना जाएगा, इस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने कवर किया है कि बिजनेस से संबंधित है या नहीं है तो भी इसे सप्लाई माना जाएगा। सी है, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड आर एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। हम जब आगे पढ़ेंगे तो शेड्यूल फर्स्ट में कुछ एक्टिविटीज ऐसी डिफाइन की गई है, उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी उन्हें सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं सबसेक्शन 1A, वेयर सर्टेन एक्टिविटीज आर ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1
they shall treated either as a supply of goods or as a supply of services as referred in शेड्यूल फर्स्ट। ठीक है, अब हमने जो ऊपर पढ़ी है ट्रांजेक्शन उनको सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, बट जो शेड्यूल 2 है उसके हिसाब से उसे या तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। इसे भी आगे पढ़ेंगे अब शेड्यूल 2 क्या होता है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम 2, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। ओके, जो हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा ऊपर, एक्टिविटीज आर ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में कुछ स्पेसिफाइड की गई है एक्टिविटीज। ओके, वो ना तो सर्विसेज मानी जाएगी गुड्स की, ना तो गुड्स की सर्विसेज मानी जाएगी, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। ठीक है, एक्टिविटीज आर ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। इसको भी पढ़ेंगे हम शेड्यूल 3 में क्या क्या एक्टिविटीज है। तो इन्हें भी सर्विसेज नहीं माना जाएगा और इन्हें भी गुड्स की सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। और बी में क्या लिखा है, सच एक्टिविटीज आर ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, a state government or any local authority in which they are engaged as a public authority as may be notified by the government on the recommendation of the counseling। कुछ काउंसलिंग ऐसा डिसाइड कर सकती, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज दे रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को दे रही है, या स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को दे रही है, लोकल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। तो वो डिसाइड कर सकते हैं आपस में काउंसलिंग एक को रिकमेंडेशन के ऊपर कि ऐसी कुछ नोटिफाई कर देंगे जिनको हम गुड्स इस तरीके से डेफिनेशन में नहीं लेंगे, उनको सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि खुद ही वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे और खुद को ही मिलेगा, तो अननेसेसरी उसका कंप्लायंस क्यों बढ़ाना। ओके, अब यहाँ 3 पढ़ते हैं, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1A and 2 द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसलिंग स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन आर टू बी ट्रीटेड एज। ओके, इसमें काउंसलिंग का रिकमेंडेशन के ऊपर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई गुड्स आप सप्लाई करते हो मगर उसे एज ए सप्लाई ऑफ, सॉरी वापस रिपीट करता हूँ, अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो उसे एज ए गुड्स का सप्लाई मान सकते हो, और कोई आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो उसे गुड्स का सप्लाई मान सकते। तो ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस हो सकती है कि नहीं, इस तरह की एक्टिविटी को हम गुड्स का ही सप्लाई मानेंगे, इस तरह की एक्टिविटी को हम सर्विसेज का ही सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तो इसका जो एनालिसिस हम कर चुके हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है। द डेफिनेशन ऑफ द सप्लाई इज कंटेन सेक्शन 7 ऑफ द CGST इंक्लूसिव होती है। ठीक है, नॉट द एग्जॉस्टिव। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ सप्लाई इन इंक्लूसिव मैनर। इसकी जो डेफिनेशन है वो एक इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन की गई है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने इसमें चीज़ पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, राइट। ओके, और हमने इसमें देखा था कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, अगर बिजनेस में यूज़ है या नहीं है तो भी उस पर GST एप्लीकेबल हो जाता है। सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स आर फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, तो द सप्लाई शुड बी फॉर गुड्स आर सर्विसेज बोथ। द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई बिगिन द सम सप्लाई इंक्लूड्स अस मेकिंग क्लियर द CGST एक्ट इंटेंड्स टू गिव एन एक्सटेंसिव मीनिंग टू द टर्म सप्लाई। तो इसका जो डेफिनेशन है वो एक्सटेंसिव मीनिंग देना चाहते थे, इसलिए इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। इस चार्ट से गुड्स मीन्स, गुड्स का हम डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और सर्विसेज में हमने देखा था अदर देन गुड्स, और इसमें एक्सक्लूड क्या करते हैं, मनी एंड सिक्योरिटी। अब मनी एंड सिक्योरिटी को एक्सक्लूड क्यों किया था इसका हम समझ लेते हैं। मनी एंड एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप गए कोई सामान खरीदने, राइट, आप गए वॉशिंग मशीन खरीदने, उसने आपको वॉशिंग मशीन दी, जो भी उस पर टैक्स लगता है उस पर टैक्स लगाया, ना आपने उसको कैश दिया। तो अगर उसको एक्सक्लूड नहीं करते तो आपने उसको दिया, वो भी सप्लाई, उस पर भी टैक्स, उसने दिया वो भी टैक्स, तो उसे हटाने के लिए मनी एंड सिक्योरिटीज को किया गया एक्सक्लूड। बट अगर यूज ऑफ मनी आर कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश आर एनी अदर मोड फ्रॉम वन करेंसी डेनोनेशन टू अनदर करेंसी फॉर इज सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। लाइक क्या होता है कि जैसे फॉरेन से आपका कोई पैसा आता है तो उसको, लाइक डॉलर में पैसा है, आपने कोई एक्सपोर्ट का सेल किया, तो जो बैंक्स होती है उसको रुपीस में कन्वर्ट करती है, तो उसको जो कन्वर्ट करती है उसका कोई चार्ज लेती है। ठीक है,
तो जो चार्ज रहता है उसका कन्वर्जन चार्जेस, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है अलग अलग, जो हमने ऊपर पढ़ा है सेल एंड ट्रांसफर। तो जो डिक्शनरी मीनिंग है ऑफ द टर्म सेल इज द एक्ट ऑफ सेलिंग, स्पेसिफिकली द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ टाइटल टू प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ प्राइस। इसमें टाइटल और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है वन पर्सन से अनदर पर्सन में। जैसे एक शॉपकीपर ने एक सेल किया एक पेन 100 रुपये में बायर को। आफ्टर द सेल पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव राइट टू द पेन, दिस इज ट्रांजेक्शन ऑफ सेल। आप गए दुकान पे पेन खरीदने, 100 रुपये का उसने एक पेन दिया, आप घर ले गए, अब उसका कोई राइट नहीं बनता उस पेन पे। एक कंपनी ने ट्रांसफर गुड्स किया फ्रॉम इस फैक्ट्री टू डिपार्टमेंट फॉर सेल पर्पज, दिस इज ट्रांसफर ऑफ गुड वेयर द सेल हैज़ नॉट टेकन प्लेस। आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसने आपने इसे डिपोट पे किया सेल पर्पज पे रखने के लिए, तो ये जो कहलाएगा ट्रांसफर कहलाएगा। अभी सेल टेकन प्लेस नहीं हुई आपकी, उस पर भी ओनरशिप है। बार्टर एंड एक्सचेंज, बार्टर और एक्सचेंज केस में दो एक एग्जांपल दिया हुआ है जो हमने ऊपर देख चुके हैं। व्हेन अ न्यू कार वर्थ ₹5 लाख इज परचेज इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड कार अलोंग विथ अ मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख फॉर द सेड पर्पस। तो ये हम एग्जांपल दे चुके हैं, उस वही एग्जांपल दिया है। उसमें डॉक्टर का एग्जांपल लिया गया है, हेयर कट उसने करवाया है उससे और उसने बदले में उसको मेडिकल कंसल्टेंसी दे दी है, तो ये सप्लाई कहलाएगा। दोनों के लिए उसने भी किया है तो सप्लाई है, और बार्टन ने जिसका हेयर कट किया तो दोनों सप्लाई, बट डॉक्टर जो सर्विस दे रहा है एक्चुअली एग्जम्प्ट है। ऐसा इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो सीए है वो गया, उसने हेयर कट करवाया, तो जो हेयर कट करवाया उसके बदले सीए ने उसका जीएसटी का रिटर्न भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से सप्लाई है, उसने जो हेयर कट किया वो भी सप्लाई है, सीए ने जो जीएसटी का रिटर्न हुआ उसका फाइल किया वो भी सप्लाई है, तो यहाँ पे दोनों पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लाइसेंस, लीज, रेंटल एंड डिस्पोजल। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म लाइसेंस इज अ परमिशन बाय granted by a competent authority to engage in a business or occupation or in activity otherwise unlawful, ठीक है। तो ऐसी कोई परमिशन देना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जिससे वो किसी बिजनेस और ऑक्यूपेशन में इंगेज हो सकता है। रेंटल आप समझते हैं कि अरेंजमेंट आर टू रेंट समथिंग और द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे टू रेंट समथिंग। लीज का होता है टू मेक अ लीगल एग्रीमेंट वाइज मनी इज पेड इन ऑर्डर टू यूज लैंड, बिल्डिंग अ व्हीकल, अ पीस इक्विपमेंट फॉर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, ओके। और इसमें वो बोला है कि सप्लाई अपने पढ़ा है वो कंसिडरेशन में होना चाहिए। ये मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और ये काइंड में भी हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इसमें। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्यूड प्रो को मीन्स समथिंग फॉर समथिंग। आपने डोनेशन लिया, ओके, मतलब समथिंग फॉर समथिंग। अगर आपने डोनेशन लिया है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने डोनेशन लिया है, तो इसमें उसको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, ओके। बट अगर उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने डोनेशन लिया और उसका बिजनेस कोई प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, अगर उसने नाम डिस्प्ले किया है केवल कि यस इस बंदे ने डोनेशन दिया, ठीक है, तो इतना चलेगा। बट अगर उसने बिजनेस का नेम लेके उसको प्रमोट किया या बिजनेस प्रमोट किया है तो ये सप्लाई माना जाएगा। आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन, ये हम इसमें आगे पढ़ते कि जैसे आर्ट जो आर्टिस्ट होते हैं वो गैलरी में एग्जीबिशन लगाते, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता है, तब उस पर टैक्स नहीं लगता है। जब वो सेल होता है वहाँ से देन आफ्टर उसको सप्लाई मानते हैं और तब टैक्स लगता है। तो ये इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्यूड प्रो को। एन इम्पोर्टेंट फीचर of consideration is quid pro quo, something for something. Donation received by charitable organization are treated as a consideration only if there exists quid pro quo. There is an obligation on part of recipient of the donation or gift or to do anything, okay. कोई ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि उनको कुछ गिफ्ट मिला है तो उनको भी कुछ करना है, उनको भी कोई सर्विसेज देना है, तभी उसे कंसिडरेशन माना जाएगा, ओके। तो जनरली जो इंस्टीट्यूशन होता है सच एज रिलीजियन इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल, जो ये अनाथालय होता है, ओल्ड एज होम्स होता है, रिसीव फाइनेंशियल हेल्प और एनी अदर सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल डोनर्स।
In order to express the gratitude towards such help support, the recipient is to be placed the name plate or similar such acknowledgement their premises. वो जब भी रिसिप्ट होता है तो बोल देते हैं कि यस इनकी तरफ से इतना हमको दान राशि मिला है. ओके. When the name of donor is displayed in the recipient institution premise such a manner which can be said to the expression of gratitude and the public recognition of donors act of philanthropy and is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply service for a constitution. उसने केवल उसको ग्रेटिट्यूड किया है. ओके. उसका धन्यवाद दिया है तो चलेगा. अगर उसने कोई बिजनेस का उसका प्रमोशन नहीं किया है तो चलेगा, इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. ओके. जैसे भूषण डोनेटेड टू अ बैकवर्ड टू यंगिस्तान संस्थान अ चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन. योगिस्तान संस्थान प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड गुड विशेष फ्रॉम मिस्टर भूषण. ओके. मिस्टर भूषण ने कुछ डोनेशन दिया योगा इंस्टीट्यूशन को, तो उन्होंने लिखा कि यस गुड विशेष फ्रॉम मिस्टर भूषण. इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया कि भूषण क्या करता है, भूषण का कोई बिजनेस का. तो इस तरह के अगर कुछ होता है तो आपको उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. ओके. अब पढ़ते हैं. आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लोज फ्रॉम गैलरी टू द आर्टिस्ट. Artists give their work of art to the galleries where it is exhibited for supply. However, no consideration flows from the gallery to the artist when the artwork is sent to the gallery for exhibition, and therefore the same is not a supply. It is only when the buyer selects a particular work are displayed at the gallery at the actual supply takes place, and the applicable GST would be payable at the time of such supply. इसका सर्कुलर नंबर है 22/22/2017. ये 21 दिसंबर 2017 को आया था कि जो आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी पेंटिंग्स होती है जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये प्लेस पे डिस्प्ले करते हैं. तो इस पे डिस्प्ले करते हैं तो इनको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता उस टाइम. जब ये सेल होता है तब उस पर टैक्स लगेगा. ओके. और एक हमने पढ़ा था सप्लाई शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस. एक और कंडीशन थी इसकी कि जो फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए. तो जीएसटी इंसेंशियली अ टैक्स ओनली ऑन अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन. हेंस ओनली दो सप्लाईज दैट आर इन कोर्स ऑफ फर्दरनेंस of business qualifies supply under GST. Resultantly, any supplies made by individual in his personal capacity do not come under the ambit of GST unless they fall within the definition of business. Okay. अगर वो बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल हो रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा. अदरवाइज जो भी आपका है कमर्शियल ट्रांजेक्शन उस पर ही टैक्स लगेगा. अदरवाइज आपको टैक्स नहीं लगेगा अगर फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में नहीं है. मीनिंग ऑफ सप्लाई मेड इन द कोर्स और फर्दरनेस of business. Any activity undertaken in course or furtherance of business would constitute a supply. In order to understand the term in the course of furtherance of business, we need to first understand the term of business. Okay. बिजनेस का डेफिनेशन हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस का डेफिनेशन क्या होता है. तो जो भी होता है ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग में कुछ है, सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स कर रहा है, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी क्लब एसोसिएशन है, एडमिशन कर रहा है, कुछ कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस कर रहा है, सर्विस कर रहा है एज ए होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स और फर्दरनेस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर आर ए लाइसेंसर टू बुक मेकर आर एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब एनी एक्टिविटी और बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एंड पब्लिक. तो बिजनेस का डेफिनेशन हम ऊपर ही पहले पढ़ चुके. तो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है. ब्रॉड मीनिंग गवर्नमेंट चाहती है इसमें कि ब्रॉड मीनिंग आए, तो इसकी डेफिनेशन इसमें यहाँ पे दी हुई है. एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम. जैसे कि ऋषभ बाय करी है एक कार उसने इसके पर्सनल यूज़ के लिए. आफ्टर ईयर सेल इट टू अ कार डीलर, उसने कुछ सालों बाद उसको कार डीलर को बेच देता है. तो जो सेल ऑफ कार टू ऋषभ टू कार डीलर इज नॉट अ सप्लाई अंडर जीएसटी बिकॉज द सेट सप्लाई नोट बाय ऋषभ इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस. ये हम पहले एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं. ओके. तो जो कार उसने बेची है उसने अपनी पर्सनल बेची है, बिजनेस पर्पस के नहीं बेचा है, तो इसे फर्दरनेस ऑफ बिजनेस नहीं कहा जाएगा. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कि एक मनी मंडी का है, उसने क्या किया है कि अपने जो गोल्ड बेंगल्स है
उसने आयुष्मान ज्वेलर से ख़रीदा है, आभूषण ज्वेलर से, ओके, और कुछ सालों बाद उसने उसको ज्वेलर्स को वापस बेच देते हैं, तो ये फर्दरनेस ऑफ बिजनेस नहीं कहलाता है, ओके। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, सुंदरम आचार्य, अ फेमस एक्टर, पेंट सम पेंटिंग्स एंड सेल्स देम। द कंसिडरेशन फ्रॉम सच सेल is to be donated to a charitable trust, kind woman. The sale of painting by the actor qualifies as a supply. क्या होता है कि आपने कोई पेंटिंग की, एक फेमस एक्टर है, उसने कुछ पेंटिंग करी, ओके, और वो क्या कर देता है, उसको सेल कर देता है, ठीक है। अब वो जब सेल करता है, फिर वो बोलता है कि मैं इसको एक चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करूँगा, तो ये जो होगा वो सप्लाई कहलाएगा। आप उसको कहीं पे भी यूज़ करिए, उससे उसका मतलब नहीं है, बट ये जो होगा वो सप्लाई जो है, उसका जो एंड यूज़ नहीं देखेंगे कि उसका एंड यूज़ आप क्या करते हैं, आप पूरा दान करते हैं या नहीं करते, उसका एंड यूज़ नहीं देखेंगे, उसे सप्लाई माना जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे का पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।